जी तो बच्चों, को फैक्टर्स को डील करते हैं। को फैक्टर से आपको पास्ट और प्रेजेंट बथेरे सवाल मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। को फैक्टर्स आपने याद रखना है, ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, ये आपके पास इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम डील करते चलें तो हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नजर आता है और इसके अलावा को इंजाइम्स नजर आते हैं। क्या कहा मैंने? प्रोस्थेटिक ग्रुप नजर आता है और को इंजाइम्स नजर आते हैं। फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क ये होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि को फैक्टर होता है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये आपने लिखा नहीं यहाँ पे कि ये जो को फैक्टर होता है कभी भी प्रोटीन पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है? ये बात याद रखनी है। को फैक्टर कैन नेवर बी प्रोटीन। क्या मैंने कहा? कैन नेवर बी प्रोटीन इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है? कैन नेवर बी प्रोटीन पार्ट, ये हमेशा क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये बात आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है। तो यही मैं आगे मेंशन करता चलूँ बात को कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये वो वाला नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कोवलेंटली अटैच कर जाता है, जो परमानेंटली अटैच कर जाता है, जो स्ट्रांगली जाके बाइंड बना लेता है। इसको तोड़ नहीं सकते अगर ये जुड़ गया एक दफा जाकर। इसकी एग्जांपल में ना हम हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का जो हीम ग्रुप होता है ना उसको मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है? ये बात याद रखनी, बहुत ही सिंपल। कोएंजाइम अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड तो इसका उल्टा कर दें, नॉन कोवेलेंटली, टेम्परेरीली, इसके अलावा वीक बाइंडिंग करते हैं इनको हम कुछ मजीद सबस्ट्रेट की, मतलब ये डी अटैच हो सकते हैं, ठीक है? तो ये बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं कि विटामिन जो हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं कोएंजाइम्स के, तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है। इसके अलावा जो जितने डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे NAD, FAD, तो ये आपने बातें याद रखनी, कोएंजाइम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने याद रखना है को फैक्टर्स की जो इनऑर्गेनिक कैटेगरी है ना उसके अंदर हम एक्टिवेटर्स को डील कर रहे होते हैं। एक्टिवेटर्स आपने याद रखना हमेशा हमेशा इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, हमेशा इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ये लूजली अटैच होते हैं, डिटैचेबल होते हैं, मतलब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बिल्कुल कोएंजाइम्स की तरह, और ये सेपरेट हो सकते हैं। बस आपने क्या याद रखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के नेवर बी सेपरेटेड, जबकि कोएंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक हैं और इसके अलावा एक्टिवेटर्स जो कि इनऑर्गेनिक हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। तमाम आयंस जो नीचे लिखे हैं उनको याद रखिएगा, ये हमेशा एक्टिवेटर्स हैं। यही ज्यादा एग्जांपल पूछी जा रही होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये बातें आपने याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम बच्चों आपको बताया है, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं और हमेशा हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में दरकार होते हैं। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आपके पास बतेरा एंजाइम जो है लाना पड़ेगा किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी एंजाइम होता है तो वो रिएक्शन को स्पीड अप करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एंजाइम ने तो हमेशा अनचेंज रहना होता है एक रिएक्शन के बाद। भैया आपको ऊपर एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बताया था, तो ये देखिए एंजाइम वापस से हमारे पास जो अवेलेबल आया, ये वाला जो एंजाइम है ये वापस से जिस फॉर्म में ये बाइंड किया था जाकर सबस्ट्रेट से, उसी फॉर्म में वापस आ गया। तो एंजाइम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता रिएक्शन के बाद, ये बात आपने याद रखनी है। हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में दरकार होता है। नो अफेक्ट ऑन फाइनल प्रोडक्ट, एक एंजाइम का कभी भी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है ही इसी का प्रोडक्ट, एंजाइम का, क्योंकि इसी ने बनाया ना, सबस्ट्रेट आकर बाइंड किया तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो एंजाइम का ही प्रोडक्ट है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं शो करता। दूसरी तरफ ये कि एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को जरा समझें बच्चों। एक आपको ना ये हिल नजर आ रहा है और एक आपको ये छोटा हिल नजर आ रहा है। अब आप देखें किसकी तरफ चढ़ाई मुश्किल है। एक ये पीक है और इसके अलावा एक ये पीक है। जाहिर सी बात है सर, इस पर चढ़ाई मुश्किल है क्योंकि हमने जो है वो इसको धक्के मारते रहना है, फिर भी हम मर जाएंगे लेकिन ये ऊपर ना जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऊपर चली जाएगी थोड़े से पुश या थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। किसी को लीक को पकड़ने गए धक्का मार यार, तो वो धक्का मारेगा, ऊपर ले जाएंगे हम। तो ये देखें, जिसकी चढ़ाई कम होती है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होती है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। जिसकी चढ़ाई कम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होती है। मतलब हमें इस रिएक्शन को इनिशिएट यहां तक पहुंचाने के लिए, जिसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, लाने के लिए कम एनर्जी दरकार है। लेकिन ये जो यहां पे हमें चढ़ाई ज़्यादा नज़र आ रही है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि चढ़ाई क्योंकि ज़्यादा है, रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जब यहां तक पहुंचेंगे तो रिएक्शन इनिशिएट होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा आगे आगे जाकर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने आपको सिंपल सी बातें बता दी कि हम प्रोडक्ट जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बायो कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ये बहुत ही सिंपल सी बात, होप सो आपकी क्लियर होगी। तो एंजाइम जो है वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास पहला रिएक्शन था, जैसे एंजाइम को डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ये हो गया। तो सिंपल सी बात है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, तभी स्पीड अप हो रहा होता है रिएक्शन। प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन्स जो है वो एंजाइम्स की वजह से हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो है अपनी ओरिएंटेशन को इस तरह से ले आता है कि जो आपके पास अपनी जो प्रोटीन कन्फर्मेशन होती है ना उसकी अमाइनो एसिड चार्ज बेरिंग साइट होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस इस तरह से ले आता है कि आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन में जाकर सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो उसकी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एंजाइम जो है वो हमेशा जो है वो वर्क कर सकता है बहुत एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर, ये बात याद रखनी है। जो एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं उनको एंडोजाइम्स कहते हैं, जो सेल के बाहर काम करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोएंजाइम्स। स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिसिटी अगर मैं एंजाइम्स की डील करता चलूँ नेचर और एक्शन की बेस पर, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ग्रुप स्पेसिफिसिटी हम देखते चलें तो जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है? जब भी किसी चीज़ के एंड पे एज आए ना तो आपने याद रखना है कि वो एंजाइम की बात कर रहा है। जैसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऊपर पढ़ा है, उसके एंड पे भी एज आ रहा है तो वो एंजाइम था, एक राइबोजाइम था ऑल दो।
तो प्रोटीएज आपको पता है ग्रुप है प्रोटीन्स का। तो अब जो प्रोटीएज एंजाइम है वो स्पेसिफिसिटी है उसकी किसके साथ, एक ग्रुप के साथ विद द रेफरेंस टू जो प्रोटीन्स है हमारे, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप है। अब रिएक्शन स्पेसिफिसिटी भी होती है, जैसे कुछ जो रिएक्शंस होते हैं जैसे रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन के, ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे मखसूस टाइप के रिएक्शंस हैं। तो इन्हीं रिएक्शंस के साथ जो स्पेसिफिसिटी होती है इन रिडक्टेजेस की होती है, आपको पता है ना, ये सारा आखिर में ऑक्सीडेजेस की होती है, तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर इस्तेमाल होगा, ये रिडक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, तो ये रिएक्शन स्पेसिफिसिटी है। अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, जैसे आप देखते हैं यूरिएज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, तो माल्टेज वो एंजाइम है जो सिर्फ माल्टोज के साथ एक्शन परफॉर्म करेगा, सुक्रेज वो है जो सिर्फ सुक्रोज के साथ, लैक्टेज वो है जो लैक्टोज के साथ, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात। अगर सेंसिटिविटी की बात करता चलूँ तो टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन, इस तमाम तीनों चीज़ों से जो आपका एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है, इसको डील भी करेंगे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे। अब ना हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं बीटीबी की बुक के अंदर। बीटीबी की बुक ये कहती है कि हमारे पास जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, क्या मैंने कहा, जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है 40,000 डाल्टन्स तक जो है ना वो एनर्जी को जो है वो स्पीड अप कर सकता है। इसके अलावा कैटालाइज एंजाइम है वो 250,000 डाल्टन्स तक जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आप पर ऑक्सीडेज कैटालाइज आपको याद हो, अगर तो मैंने आपको पढ़ाया रखा है पर ऑक्सीडेज जो ऑर्गेनेली पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बीटीबी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर रेट क्या होता है बच्चों, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक एंजाइम 1000 सबस्ट्रेट को 100 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को 100 सेकंड के अंदर, 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को 100 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में तब्दील कर रहा है, तो दिस इज द एंजाइम्स टर्नओवर रेट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टर्नओवर रेट होगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी है उस एंजाइम की। तो टर्नओवर रेट, रेट एट विच एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स पर सेकंड, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बच्चों हमारे पास एंजाइम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब यही आपकी बेस बनाएगा इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना, अगर अच्छे से सुना होगा तो आगे मसला नहीं होगा। तो पढ़ाई करते रहें, वेरी बेस्ट ऑफ लक।